आप ये देख लीजिए कि मोदी जी, माने ऐसा तो नहीं है कि उनके 10 हाथ हैं, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने फर्स्ट टाइम वोटर को अट्रैक्ट किया। वो बात ये थी कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता होने के बावजूद वो आदमी पार्टी के टॉप पोजीशन पे पहुंचा। ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है। किसी भी मुसलमान से ही पूछा जाएगा कि तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो, भले ध्रुव सक्सेना जो है वो आईएसआई की जासूसी करने में पकड़ा जाता हो, लेकिन ये सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए जरूरी था कि मोदी जी भाषण में बोलें विकास की बात। जब गुजरात मॉडल की बात हो तो नॉर्मल लोगों को लगे कि विकास की बात हो रही है। दरअसल गुजरात मॉडल ये था कि माइनॉरिटीज को घेर करके उनके घेटोज में मार दो और पूरे देश को ये एग्जाम्पल दो कि इसी तरीके से तुम मारे जाओगे अगर भाजपा का विरोध करोगे तो। ये जो डर का माहौल है, इस डर के माहौल को कैप्चर करके मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जितने भी वादे हैं, जितने भी इशूज हैं, उस पर अगर इस कैंपस में कोई डिबेट खड़ा करना चाहता है तो इमीडिएटली कह दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आप अपने आप से प्रमाण पत्र ले लीजिए देशद्रोही होने का, क्योंकि देश क्या है, देश बनता कैसे है, देश की परिभाषा कैसे तय होगी, ये आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा हमको डाइवर्ट किया जाता है। मैं समझता हूं कि देश की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन से है और इसके प्रियम्बल का पहला लाइन है हम भारत के लोग। तो देश के लिए देश के लोग इंपॉर्टेंट हैं और देश के लोगों की अगर यदि हम बात करते हैं तो कैंपस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज जो हम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हमारा आने वाला जनरेशन पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। रामजस का इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे के बीच में सेंट स्टीफेंस कॉलेज को सेल्फ फाइनेंस मॉडल के तर्ज पे जो है उसके रेजोल्यूशंस पास कर दिए गए हैं गवर्निंग बॉडी में, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मतलब जो डीयू के टॉप कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस मॉडल के आधार पर अगर उसको चलाए जाएंगे तो बिहार से आकर के भैया मैं तो पीएचडी नहीं कर पाऊंगा, हमारी आने वाली जनरेशन भी नहीं कर पाएगी, राहुल सोनपिंपुले भी नहीं कर पाएंगे और कोई जो है नजीब भी नहीं कर पाएगा। दो तरफा मार है, एक पॉलिसीज के लेवल पे और दूसरा फियर साइकोसिस की जो पॉलिसी है उसके लेवल पे कि ठीक है पहुंच तो गए हो किसी तरीके से, तुम्हारी हालत नजीब वाली कर देंगे। ये जो बात आप देखिए रेप थ्रेट में जो बार बार बोली गई गुरमेहर कौर को, क्या कहा गया कि तुमको रोहित वेमुला के पास पहुंचा देंगे। ये जो एक पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी को समझने की जरूरत है। देयर इज ए अटैक ऑन द आइडिया ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी, देयर इज ए अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देयर इज अटैक ऑन द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। अगर ये कॉन्स्पिरेसी हम नहीं समझते हैं तो हमारे सामने इसी तरीके के लॉलीपॉप फेंके जाएंगे कि गांधी परिवार इस देश को बर्बाद कर दिया गया। फिर ये लॉलीपॉप फेंका, मैं गांधी परिवार को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, इस मुगालते में ना रहेंगे कि जो इस तरीके के लॉलीपॉप फेंके जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि बुर्का खत्म कर देना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि बुर्का का विरोध करने के लिए एबीवीपी की मतलब आरएसएस की महिला मोर्चा ने एक केसरिया स्कार्फ पहनने का चलन चलाया है। कर्नाटका के अंदर लोग बुर्का का विरोध करने के लिए केसरिया स्कार्फ पहन करके कॉलेजों में जा रहे हैं। मतलब एक रूढ़िवादी चीज का विरोध करने के लिए आप दूसरे रूढ़िवादी चीज को अपना लीजिए। मतलब भेड़िए से बचने के लिए आप जो है चीते के मांद में जाकर के बैठ जाइए। ये इस तरीके का जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। फिर 10 बच्चे की बात की जाएगी, लव जिहाद का बात किया जाएगा। वो जो बेफजूल की बात करता है, साक्षी महाराज क्या बोला है कि इस देश में जो पैदा लिया है वो सब हिंदू है, इसीलिए सबको जो है जलाना चाहिए। जलाने के लिए आपके लकड़ी के आपके चाचा देंगे और फिर इकोलॉजी का क्या होगा। ये जो पूरा का पूरा सवाल है उसमें जितनी बात को आप इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहे थे कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। और ये जो इंपॉर्टेंट बेसिक सवाल है, इस बेसिक सवाल को डाइवर्ट किससे किया जा रहा है, कुछ मत कीजिए। लड़की छेड़ दीजिए, तिरंगा झंडा हाथ में ले लीजिए, देशभक्त हैं देशभक्त हैं देशभक्त हैं, लड़की छेड़ना अपराध नहीं है। किसी को जो है मार दीजिए, कैमरा का जो है मीडिया का कैमरा तोड़ दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वायलेंस कर दीजिए और कह दीजिए कि भाई देश के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। सपोज कीजिए कि देश के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, कैंपस में कोई पोस्टर लगाया गया है, उससे आप असहमत हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लीगल है कि इलीगल है, वो सेडिशियस है कि नहीं है, वो सेडिशन के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कोई कंगारू कोर्ट में तय नहीं होगा। ये इस देश के न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ के द्वारा तय किया जाएगा। एबीवीपी तिरंगा झंडा लेकर के किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं दे सकती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनका इतिहास क्या है, बार बार चीज निकल करके आ रही है, मुंह में दही जमा लेते हैं।
ऐसे तो ये लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना फेंकते हैं कि समझ में नहीं आता। जब ये मामला चल रहा था कि मैंने नहीं ने सेंचुरी मारा, मेरे बल्ले ने मारा, तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया था, तब तो मोदी जी भी कल को कहेंगे कि मैंने नहीं फेंका था, मेरे मुंह ने फेंका था। कि ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पूरे के पूरे डिस्कोर्स को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इनका इतिहास ये, अभी 11 लोग पाकिस्तान की जासूसी के लिए पकड़े गए हैं। इससे पहले आप इतिहास पढ़ लीजिए, अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे और बार बार इन्होंने कहा था कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे दुश्मन हमारे ही देश के नागरिक हैं। आज भी ये अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर मारपीट कर रहे हैं और फर्जी तरीके से देशभक्ति बनाम देशद्रोह का विमर्श खड़ा कर रहे हैं। इस विमर्श से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। अगर 2 करोड़ रोजगार पैदा मोदी जी नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए सड़कों पे उतरने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोहित को जस्टिस दिलाना ये हमारा सबसे मुद्दा है। नजीब को वापस लाना ये हमारा मुद्दा है। ये कितना भी ट्रैप में फंसाएं, हम लोग तो फंसने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान और आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मीडिया में रहते हुए एक बात जान गई हूँ कि कोई भी विवाद होता है तो उसकी एक उम्र होती है। विवाद शुरू होता है, हंगामा होता है और फिर एक नेचुरल डेथ मर जाता है। लेकिन इस विवाद में एक विमर्श की गुंजाइश हमेशा होती है। अब इस विमर्श को आप किस तरीके से, इस विमर्श में कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन क्या आप जोड़ पाते हैं? क्या दिल्ली के किसी विवाद से आप बस्तर को जोड़ पाते हैं या पंजाब के किसी विवाद से आप मणिपुर को जोड़ पाते हैं? बात राज्यों की नहीं है, बात वर्गों की है। अगर हम नहीं जोड़ पाते तो इसके जिम्मेदार कौन है? मीडिया और इस विवाद के किरदार भी शायद, क्योंकि हम शायद एक सही नज़रिया और पूरी जानकारी एक सही स्टैंड के साथ लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं लोकतंत्र में, तो उसके लिए खुले दिमाग का होना और साफ, बिल्कुल क्लियर एक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ताकि सही नज़रिया अगर हम सब लोगों तक पहुंचाए, सही जानकारी पहुंचाए, तो शायद हम बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जोड़ सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो किसी आदिवासी के लिए कुछ अलग मायने रखता है और किसी के लिए वो सिर्फ एक रियल एस्टेट है। अगर आप स्वच्छता की बात करते हैं तो शायद आप एक शहर का एक वर्ग ये बोलेगा कि जो चौल में जो लोग रहते हैं उन्हें सिविक सेंस नहीं है। लेकिन ये बात हमें बताना भूल जाते हैं कि सिविक सेंस से पहले सिविक एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप मान लीजिए भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को लेकर हम मिडिल क्लास को एक जो वर्ग होगा वो कहेगा कि ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। लेकिन शायद वो उस टाइम मीडिया या विवाद के जो किरदार होंगे या हमारी राजनीतिक जो लोग होंगे वो ये बताना भूल जाते हैं कि शायद इस भ्रष्टाचार की वजह से एक ठेला लगाने वाला हफ्ता देकर ही 2 वक्त की रोटी कमा पा रहा है। साथ में जब हम विकास की बात करते हैं तो फ्लाईओवर को या बिल्डिंग बनाने को हम सोचते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन पर्यावरण का जो मुद्दा आता है वो एक घोस्ट टॉपिक बन जाता है। पर्यावरण को तो हम आज तक विकास के चैप्टर में मिला ही नहीं पाए हैं। पॉलिटिकली तो देश हम मानते हैं कि यूनाइटेड है, एक है, लेकिन विमर्श के हिसाब से देश एक नहीं है। अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनकी प्राथमिकताएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। तो जो हमारे जो युवा नेता हैं या हमारा जो आगे जो बढ़ रहे हैं, जो आने वाला भविष्य है, वो इस डिस्कोर्स की भाषा को, जो डिस्कोर्स की भाषा है उसको कैसे, कितनी महत्व देते हैं, उनका क्या अप्रोच है, वो किस तरीके से सब लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। मेरे ख्याल से ये सेशन हम इस बात पर काफ़ी इस सेशन में हम ये चीज़ देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस सेशन से कुछ नया लेकर जाएं, क्योंकि अगर नया नहीं हुआ तो फिर युवा क्या हुआ। और क्या आपको सच में लगता है कि जो परिवारवाद वो सच में कोई मुद्दा है भी? क्योंकि आप किसी भी पार्टी में जाइए तो वो एक 1 मैन आर्मी बनकर ज़रूर रह जाता है। तो क्या सच में हम परिवारवाद को क्यों जब बात करें, जब अगर कोई जहाँ पर परिवारवाद नहीं भी था, जिस नेता ने परिवारवाद को नहीं भी बढ़ाया, उस अपने बेटे को नहीं लाया, तो क्या वहाँ पे वो एक 1 मैन आर्मी की तरह काम नहीं कर रहा? देखिए, एक बात मैं इस पे कहना चाहता हूँ, हम लोग आजकल ज़्यादा अमेरिकन होते जा रहे हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स की एक टेंडेंसी है कि अमेरिकन जनता जो होती है वो जो करती है ठीक उसके अपोजिट अपना प्रेसिडेंट चाहती है। जैसे अमेरिका में पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप होना बहुत आम बात है, लेकिन किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में अगर ये जानकारी लग जाए तो उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाता है। मतलब
अमेरिका की जनता चाहती है कि वो ओपन रिलेशनशिप में रहें, शादी करने के बावजूद भी ओपन रिलेशनशिप में रहें। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट एकदम ऐसा हो जो अपनी पत्नी के प्रति एकदम भारतीय पुरुष की तरह और भारतीय नारी की तरह 7 फेरों में बंद करके जन्म जन्म का रिश्ता निभाए। आजकल हमारे यहाँ भी कुछ यही होने लगा है। अब छोटी छोटी बात मैं आपको बताता हूँ, इस देश में कौन परिवारवादी नहीं है? सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो शुरू ही वहीं से होती है। मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। परिवार एक इंस्टीट्यूशन है और सबसे बेसिक यूनिट माना गया है सोसाइटी का, और उसके अपने अपने कंपल्सन होते हैं। साथी राहुल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कास्टिज्म एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। अगर वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा तो वो पॉलिटिक्स में भी एग्जिस्ट करेगा, और परिवार भी एक रियलिटी है सोसाइटी की। तो परिवार जब एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में तो उसका असर आपको पॉलिटिक्स में भी दिखता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस पे सवाल वो खड़ा करते हैं जिनका परिवार ही नहीं है। स्वयंसेवक लोग जो है शादी नहीं करते हैं, तभी तो आप लोग जो है वो राघव जी वाला कांड जानते होंगे। तो ये जो अनैतिकता है, इस अनैतिकता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल क्यों बना दिया जाता है? ऐसा नहीं है कि परिवारवाद होना, डायनेस्टी पॉलिटिक्स होना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं राजनीति में, वक्त के साथ वो अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। हर एक फील्ड में एक डायनेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो वो दिखाई देता था, चाहे कोई भी फील्ड हो। पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता था, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर होता है, जज साहब का बेटा जज होता है, सारी फील्ड में देख लीजिए, इंडस्ट्रीज में भी होता है। लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होता है। 42% किसान आत्महत्या बढ़ गई है, ये सवाल नहीं बनता है। तो एक्चुअली किसानों के सवाल को, गरीबों के सवाल को, आम लोगों के सवाल को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सवाल को, महिलाओं के सवाल को डाइवर्ट करना है। इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सवाल बना देते हैं। हम कहते हैं कि जब सेना में कोई लोग शहीद होते हैं तो बड़े गर्व से बताया जाता है कि इनके दादाजी भी शहीद हुए थे, इनके पिता भी शहीद हुए थे, अब ये भी जो है देश के लिए शहीद होते हैं। तो वहाँ वही चीज़, वही परिवार की बात, वही डायनेस्टी की बात बहुत प्राउडली रखा जाता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो इसको बहुत ही नेगेटिव टर्म में रखा जाता है। प्रॉब्लम परिवार नहीं है, प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स जब फॉर द सेक ऑफ पावर बन करके रह जाता है तब परिवार प्रॉब्लम हो जाता है। गांधी जी देश के लिए काम किए, गांधी जी के पोता भी जो है देश के लिए काम कर रहे थे, तो वहां गांधी परिवार का सवाल नहीं आया। गांधी जी का अपना भी तो परिवार है, लेकिन वो सवाल नहीं आया। लेकिन नेहरू जी के यहाँ से लोग लगातार जो है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो वहाँ परिवार का सवाल आया। सवाल परिवार नहीं है, सवाल है कि एक पर्टिकुलर फैमिली जब पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करके अपनी ही आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज करके जनता को किए गए वादों को डिलीवर नहीं करती है, ये प्रॉब्लम होता है। अब सवाल ये, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में राइट विंग असॉल्ट इसलिए है क्योंकि लेफ्ट और लिबरल फोर्सेस ने अपने किए हुए प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं किया है। दिस इज द फेलियर ऑफ लिबरल फोर्सेस, ठीक है ना। उसके चलते जो है आज राइट विंग असॉल्ट हुआ है। एक बुनियादी सवाल है, पूरा हंगामा खड़ा है पूरे देश में। अब फिर से जो है जेएनयू में एक नया पोस्टर निकाल दिया गया है। क्या फर्क पड़ता है? हम कोई भी पोस्टर लिख दें, हम कोई भी नारा लगा दें, हम कुछ भी बोल दें, इस देश के 125 करोड़ लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस देश के 125 करोड़ लोगों के लिए ग्रोथ रेट की जो घपलेबाजी है वही इंपॉर्टेंट है। 7% का ग्रोथ रेट दिखाया गया है और 7% के उस ग्रोथ रेट में इनफॉर्मल इकोनॉमी को शामिल ही नहीं किया गया है, सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी को शामिल किया गया है। इस देश की मैक्सिमम इकोनॉमी जो है वो रिलाई करती है इनफॉर्मल इकोनॉमी पे। डीमोनेटाइजेशन का मार पड़ा है इनफॉर्मल इकोनॉमी पे, लोगों के रोजगार बंद हुए हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, माइग्रेंट लेबर वापस यूपी और बिहार लौट गए हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के, रेडी पटरी पे काम करने वाले, डेली वेजेस पे काम करने वाले, उसको ग्रोथ रेट में शामिल ही नहीं किया गया। पूरे देश के, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री परेशान हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 7% का ग्रोथ रेट कैसे हो सकता है। इस पर कोई प्राइम टाइम नहीं हो रहा है। उसके बाद पिछले बार का बजट सेशन आप लोग याद कीजिएगा, कन्हैया ने नारे लगाए कि नहीं लगाए, जेएनयू देशद्रोही है कि नहीं है, पूरा बजट सेशन चला गया। और बजट के अंतर्गत कितने रोजगार पैदा हुए, कितना महिलाओं के लिए फंड खर्च किया जाएगा, कितना एजुकेशन पे खर्च होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ कितना है, इस पे कोई प्राइम टाइम नहीं हुआ। इस बार फिर बजट सेशन होने वाला है, फिर से रामजस को मुद्दा बना दिया गया है। सिंपल सा सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैंपस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फंड कट। पहली बार जब सरकार आई
तो जो बजट कट था वो 17% था। उसके बाद जो फेलोशिप मिलता था रिसर्च स्कॉलर्स को, हम जानते हैं कि हमारे देश में मात्र 1% लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। उनका जो टोटल बजट है फेलोशिप का वो 99 करोड़ का है। 250 करोड़ सिर्फ मोदी जी हवाई जहाज की धुआं उड़ा दिए हैं फ्लाइट मोड में रह करके। तो ये मुद्दा नहीं है कि आपका जो फंड कट हो रहा है, ये सवाल नहीं है। अभी यूजीसी का गजट आया है, यूजीसी के गजट में कहा गया है कि 100% जो है वाइवा होगा। 100% वाइवा होगा तो वहाँ पे परिवारवाद नहीं होगा, वहाँ प्रोफेसर साहब अपनी ही बेटी का, अपने ही बेटा का सिलेक्शन नहीं करवा लेंगे, तो उस परिवारवाद पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको किस तरीके से खत्म किया गया है। अभी सरकार का नोटिफिकेशन आया कि हम ओबीसी रिजर्वेशन को प्रमोशन में कहीं भी लागू नहीं होने देंगे। कहीं ठीक से लागू भी नहीं हुआ था, जहां लागू भी हुआ वहां नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि हम प्रमोशन में ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर एक जो सबसे बड़ा अटैक पूरे यूनिवर्सिटीज के ऊपर चल रहा है वो ये है कि सरकार कह रही है कि सेल्फ फिनांस के मॉडल पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अगर सेल्फ फिनांस के मॉडल पे होंगे तो कल को आप कह सकते हैं पार्लियामेंट भी सेल्फ फिनांस के मॉडल पे होगा। और उसी सेल्फ फिनांस के मॉडल के चलते देख लीजिए, जो ट्रंप रिपब्लिकन को चंदा देता था वही ट्रंप बोला कि भाई तुम राष्ट्रपति क्यों बनोगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे। जब हमारे ही चंदे से तुम डेमोक्रेसी चलाओगे तो हम डेमोक्रेसी के हेड होंगे। और कल को हो सकता है देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी जी, देखिए आप अपनी पत्नी का अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं बर्थडे पे तो आप पर्स देंगे, वो हवाई जहाज देते हैं। आप अगर आप अपने बच्चे को कुछ देना चाहेंगे तो आप बैट बॉल खरीद करके देंगे, वो क्रिकेट टीम खरीद करके देंगे। कल को हो सकता है, अभी बोला कि इनका स्टार्टअप कराना है तो बेटे के लिए जियो बना दिया, जियो इंडिया। जियो इंडिया नहीं, अंबानी जी का पोता जियो इंडिया कर रहा है, ठीक है। कल को ये कह देंगे कि भाई मोदी जी को बहुत चंदा दे दिया, आजकल उनके पीठ पे हाथ रखना छोड़ करके अपने बेटे के पीठ पे हाथ रखेंगे, वही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। कैंपस के लिए ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिवारवाद, वंशवाद, जातवाद, ये जो सवाल है, इस सवाल को आज का यूथ जनरेशन बहुत सीरियसली ले रहा है।